Hello guys, welcome back to STBZ on this और संदीप भैया एंड गाइस आज के लेक्चर में आई थिंक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिस इज लेक्चर नंबर 5 एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा ही ज़रूरी चैप्टर है, बड़ा ही यूजफुल टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पे ही हम आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो चैप्टर है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसी के बिहाफ पे हम आगे कैपेसिटर नाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसी के बिहाफ पे हम कैपेसिटर नाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब जो हाँ भाई बोलो मोहम्मद, यहां से देखना शुरू करो, सबको समझ में आएगा। और क्या कहते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके लिए तुम लोग परेशान मत हो। प्रीवियस लेक्चर में तुम्हारे कोर्स में भी, अगर तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो मैं डलवा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब पहले कायदे के साथ सर ये बताइए, आपके 12th के रिकॉर्डेड फिजिक्स अनु खान में डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग कायदे के साथ लेक्चर को शुरू करो। ये लेक्चर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए भी बहुत यूजफुल है, स्पेशली डिजाइन है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप में से कोई है जो अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, तो भाई मेरे लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स इनफ है एएमयू जैसे एग्जाम को फोड़ने के लिए। साथ ही साथ अगर तुम एएमयू बीएससी दे रहे हो तो भी मेरे लेक्चर्स को देखो, सीयूईटी दे रहे हो तो भी मेरे लेक्चर्स को देखो, तुम वीआईटी कॉमेड के और अगर एसआरएम जेई या फिर डब्ल्यूबीजेई जैसे एग्जाम्स को दे रहे हो तो भी मेरे लेक्चर्स इनफ हैं। इनको फॉलो करना शुरू कर दो, बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको। तो चलिए अपन लोग शुरू करते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते हैं। जब देखो इसमें ज़्यादा मैं तुम्हें थियरी और ज्ञान नहीं दूंगा, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और टू द पॉइंट क्वेश्चन करना सीखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में अल्टीमेटली या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। और एएमयू के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, माई लेक्चर्स आर सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो पहले कायदे के साथ पढ़िए। हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और एक गोले की वजह से, सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। आज के लेक्चर का जो मेरा मेन मोटो है, मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की वजह से। पहले पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, फिर वही सारे केस लेंगे और हम इलेक्ट्रिक जैसे जिस जिस बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसी बॉडी के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे आज के लेक्चर में। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपके एमयू में डायरेक्ट सवाल आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशन से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं। और उसके बाद हम डाइपोल पढ़ेंगे और डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो गाइज बहुत ध्यान से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। बहुत सारे अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं उनके वजह से किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे बाहर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से डेफिनेटली सवाल आने की संभावना रहती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप कायदे के साथ अब लेक्चर को देखिएगा। दिस लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल। और अगर आप बोर्ड भी पढ़ के आए हो तो भी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग नोट करना शुरू करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या किसी पॉइंट पर, यहां पर एक पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट पी है। हम इनफाइनाइट से, कहां से बच्चा, इनफाइनाइट से अगर किसी पॉइंट चार्ज को, किसी पॉइंट चार्ज को किसी भी ऑर्बिटरी पाथ से इस पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं, इस पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे काम करना पड़ेगा। अब जो इनफाइनाइट है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मान के रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मान के रखेंगे वो जीरो मान के रखेंगे।
तो बोला जाता है कि इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को पॉइंट पी तक, किसी पॉइंट पी तक लेकर आने में जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से यहां तक किसी पार्टिकल चार्ज, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को लेकर आने में जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि जो क्यू नॉट की वैल्यू है, जो क्यू नॉट की वैल्यू है, चूंकि ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो गया? काम के बराबर हो गया। किस काम के बराबर हो गया? इस पॉइंट चार्ज को यहां से उस पॉइंट पर लेकर आने में जितना काम किया गया उसी काम के बराबर हो गया। तुम्हें जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को वहां तक लेकर आओ, जो काम किया जाएगा, जो काम किया जाएगा उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। आप बात समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर मुझे कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो मैं निकाल लूंगा, और दूसरा अगर मुझे कभी वर्क पूछेगा, उल्टा अगर वर्क पूछेगा तो वर्क बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इंटू भी। क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू भी। अगर क्यू नॉट की वैल्यू कोई पर्टिकुलर चार्ज है तो वर्क की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? क्यू इंटू भी के बराबर, क्यू इंटू भी के बराबर। मतलब यहां से यहां तक अगर इस पॉइंट का उल्टा सोचो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल वीपी हो और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो, तो यहां से यहां तक लेकर आने में जो काम किया जाएगा वीपी माइनस 0 के बराबर किया जाएगा। अरे में पॉइंट, मतलब अगर मुझे पोटेंशियल दिया गया हो तो मैं काम निकाल लूंगा, और अगर मेरे को काम दिया गया हो तो मैं पोटेंशियल निकाल लूंगा। एक बात और, इलेक्ट्रिक फोर्स एक किसके वजह से हमें किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, या इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग ही रहा है। तुम बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? सवाल यहां से आया है बेटा, सवाल यहां से आया है, सवाल यहां से है। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज विच टाइप ऑफ फोर्स? दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो किया गया काम क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? क्योंकि हम काम कैसे करते हैं? फोर्स लगा के ही तो करते हैं। या तो हम फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, अगर हम कोई फोर्स है और मुझे एक्सटर्नली किसी चीज को एंटर कराना है तो उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, या फिर वो फोर्स अपने अगेंस्ट काम करवाएगा, या फोर्स के वजह से काम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे ग्रेविटी में इसको ऊपर उठाना है तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करूंगा, और ग्रेविटी इस पे काम करेगी इसको नीचे खींचने के लिए। सिंपल सी बात है। तो बताओ यहां पे जो काम हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। तो तुम एक बात मेरे को बताना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये किस टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? सर कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता है तो किया गया काम क्या पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो चाहे मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे लेके आऊं, या ऐसे लेके आऊं, या सीधा सीधा लेके आऊं, सीधी बात, सब में जो किया गया काम होगा क्या होगा बेटा? सब में जो किया गया काम होगा क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किया गया काम जो होगा इक्वल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो किया गया काम होता है वो क्या होता है? क्या होता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन वर्क। तो वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो किया गया काम होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पता चल गया सर। अब एक बात बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है सर। मान लेते हैं इस यहां पर एक पॉइंट P है जिसका पोटेंशियल Vp है या V1 है, मान लेते हैं V1 है, और यहां पर एक पॉइंट Q है जिसका पोटेंशियल V2 है। अब मैं बोल रहा हूं कि Q से मैं किसी चार्ज पार्टिकल को P पर ला रहा हूं, Q से किसी चार्ज पार्टिकल को P पर ला रहा हूं, तो आप बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अब देखो यहां पर क्या था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस Vp था, तो हमने लिखा सर Vp माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। यही तो इक्वेशन बनाई थी, ठीक है? तो
हम इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल रहा है, अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताओ, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू कितना काम किया गया अपन चार्ज, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू चार्ज। अच्छा b1 क्या है, जहां लेके गया फाइनल, दिस इज फाइनल पोटेंशियल, और v2 क्या है, इनिशियल पोटेंशियल, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, किसी भी पॉइंट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो काम करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब अगर मुझे इस केस में मुझे वर्क निकालना हो तो वर्क बराबर क्या होगा, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा Q डेल्टा V। कितने लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, कितने लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है जो हमारी करंट फ्लो होती है किसकी वजह से फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, किसकी वजह से फ्लो होती है बेटा, तो हमारी जो करंट फ्लो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है, मान लेते हैं यह एक वायर है, क्या है बेटा, यह एक वायर है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या अपने आप इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, बोलो क्या इसमें अपने आप करंट फ्लो होने लगेगा, नहीं साहब, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगानी पड़ेगी, और बैटरी क्या क्रिएट करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्रिएट करता है। इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर 0 है और V वोल्ट की बैटरी है तो इस पोटेंशियल इस टर्मिनल का पोटेंशियल V हो जाएगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट इधर फ्लो होने लगेगी। करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, किधर से किधर फ्लो हो रही है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। और समझना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ हैं। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स इधर लग रहा होगा और तभी तो इलेक्ट्रॉन बैटरी में घुस रहा होगा और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कक्षा 10वीं वाला बच्चा भी बता सकता है। तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होती हैं, ए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सोचो अगर इसका पोटेंशियल ए हो और इसका पोटेंशियल भी क्या हो, इसका पोटेंशियल भी ए हो, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो होगी, नहीं सर, इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा। क्या होगा, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा। और इसीलिए बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पर, क्या बोला जाता है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम हॉलो स्फीयर पढ़ेंगे, तो हॉलो स्फीयर के केस में अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, मान लो इस हॉलो स्फीयर पर जो चार्ज है, हॉलो स्फीयर पर जो चार्ज है, नेट चार्ज है वो Q है। तो इसके अंदर जो हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि R रेडियस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसके बाद से घट रहा है। अब तुम बताना हॉलो स्फीयर के केस में स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पढ़ा चुका हूं। हॉलो स्फीयर के केस में स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जल्दी बताओ। हॉलो स्फीयर के केस में स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है, बेटा कितना होता है हॉलो स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, जल्दी बोलो। हॉलो स्फीयर के केस में स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस पे सवाल आ चुका है तुम्हारे एमयू में, आ सकता 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी ही नहीं, और जब जाएगी नहीं तो फील्ड कैसे बनेगा, काई का फील्ड बनेगा, आरगड़े में पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझते चलना, अब यहां से कॉन्सेप्ट एक एक चीजें दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। तो अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो क्या मैं वर्क कैलकुलेट कर लूंगा, और अगर मेरे को वर्क दिया हो तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा, हाँ ना बोल भाई। अगर ये दिया हो, अगर वर्क दिया हो तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो सकता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो क्या वर्क कैलकुलेट हो सकता है, बेटा जल्दी बोलो बेटा, बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, यस और नो में आंसर दीजिए। यस और नो में आंसर देंगे तो ही हमको समझ में आएगा, वरना हमको कम समझ में आएगा। आरगड़ी में पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए
हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से भाई, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये सेम वही वाला केस है जब हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कैलकुलेट करवाते थे तो कितना आता था बेटा। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाते थे तो तुमने बोला था सर अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा, बाहर के डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी k/r²। रिवीजन होना चाहिए। और अगर ये माइनस क्यू चार्ज हुआ और इसी से r दूरी पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर के डायरेक्शन में होगा और इसकी वैल्यू होगी k/r²। ठीक ठीक, बढ़िया बात, बढ़िया बात। चलिए, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो इस पॉइंट पर, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, वर्क अपॉन चार्ज। क्या बेटा, वर्क अपॉन चार्ज। अब समझना, वर्क अपॉन चार्ज की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी या स्केलर क्वांटिटी, साफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर नंबर से भाग दे दूंगा तो क्वांटिटी जो आएगी वो वेक्टर आएगी, स्केलर आएगी, सर वेक्टर आएगी। तो चूंकि फोर्स वेक्टर था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर था, सिंपल याद रखने का तरीका। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में वर्क वेक्टर है या स्केलर है, सर वर्क जो है स्केलर है। स्केलर में स्केलर से भाग दूंगा तो क्या आएगा भैया, स्केलर ही आएगा। तो जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बता, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल को किस में मापते हैं भाई, वोल्ट में मापते हैं। बैटरी पे लिखा होता है ना 20 वोल्ट 30 वोल्ट वोल्टेज, वोल्टेज जिसको तुम बोलते हो। तो पोटेंशियल को किस में मापते हैं भाई, वोल्ट में मापते हैं। ये बात तुम्हें ध्यान होना चाहिए। वर्क कैसा है, क्वांटिटी है। वर्क पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब चलो, अब बताओ, तुम में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। अब तुम बताओ, किसी प्लस पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर अगर पॉइंट ए है तो यहां पर पोटेंशियल किधर की तरफ होगा, जल्दी बोलो। किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकाला, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ वजह से अंदर की तरफ। अब बताओ पॉइंट ए पर पोटेंशियल किधर होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। मोहम्मद, बहुत बढ़िया, मोहम्मद बोल रहा है KQ/R, बिल्कुल KQ/R सही है। डायरेक्शन बताओ किधर होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जल्दी बोलो भाई। मोहम्मद शाजिद बोल रहा है आउटसाइड, बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई, और जल्दी बोलो, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कैसा है बेटा, बाहर या अंदर। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा अंदर होगा, बाहर होगा अंदर होगा। कैसा होगा, जल्दी बोलो। साजिद के अलावा सारे लोग अपने हाथों को कष्ट दें, जल्दी जल्दी टाइप करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अरे क्या कर रहे हो गधेड़ो, क्या कर रहे हो। फहीम, मोहम्मद, क्रिश, अरीब, विकास, जनेला, आउट आउट। गधेड़ो इतना मार मारूंगा, रमशा, मोहम्मद अनस, बहुत बहुत मार खाओगे। मोहम्मद कर रहा है इनसाइड। अभी गधेड़ा क्या बताया, वी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, सर स्केलर। तू ही बोल रहा था ना स्केलर, अभी चिल्ला रहा था आधे घंटे से। अब तू एक बात बता, जब ये स्केलर है तो डायरेक्शन कहां से आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन होगा क्या, है नहीं ना। तो यहाँ इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होगा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। अब जब पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं है तो सर प्लस की वजह से पोटेंशियल क्या लिखूं और माइनस की वजह से पोटेंशियल क्या लिखूं, क्योंकि यहां पे तो हम प्लस की वजह से भी KQR लिखते थे, माइनस की वजह से भी KQR² ही लिखते थे, लेकिन यहां पे कैसे लिखें, तो यहां पे हम साइन लिख देंगे। अगर प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस KQ/R, और ये प्लस है तो माइनस प्लस है तो प्लस KQ/R, और ये माइनस है तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा इसकी वजह से माइनस KQ/R। हम Q को हमेशा चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज को हम साइन के साथ नहीं रखते थे, हम साइन अलग से
अलग से लिखते थे, साइन के साथ कभी भी चार्ज को नहीं रखते थे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस डायरेक्शन हम यहाँ अलग से डिफाइन करते थे। यहाँ पे हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब इस वजह से हमें चार्ज को क्या रखना पड़ता है, प्लस या माइनस के साथ बेटा रखना पड़ता है। कितने लोगों को समझ में आया? क्रिश, रेमशा, अरगड़ी में पॉइंट समझ में आया? इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सॉरी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो पता ही थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसी में से आर उड़ा देना, इसी में से बेटा आर उड़ा देना। क्या उड़ा देना? इसी में से आर उड़ा देना। क्या उड़ाओगी? इसी में से नीचे का एक आर उड़ा देना। क्यों उड़ा रहे हैं? अब एक्चुअली इसको तुम जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन देखेंगे तब तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा, बट इतना अभी याद रखो। क्या याद रखो बेटा? इतना याद रखो। यस सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ बच्चा पार्टी। आगे क्या बढ़ते हैं, चलिए स्पेशल केस पे आइए। अगर कभी सवाल आ गया, क्या आ गया बेटा? अगर कभी सवाल आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, यहां से T1 दूरी पर K1 मीडियम था और यहां से आगे T2 दूरी पर K2 मीडियम था। इस पॉइंट P पर मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो क्या होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, मैंने तरीका बताया था सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम बोलते हैं के क्यू बाई, बोलो। अब देखो के की वैल्यू लिखना, के की वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू क्या है, T1 प्लस T2, तो ऐसे लिखेंगे T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव आर है, अगर एक K1 और K2 नहीं होता तो T1 प्लस T2 होता, लेकिन अब K1 और K2 है तो इसका जो इफेक्टिव आर हो जाएगा K1 रूट T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2। ये इफेक्टिव आर है, ये क्या है, आर इफेक्टिव है। इसको हम लगा देंगे, दैट विल बी के क्यू बाई आर। दिस इज के, दिस इज क्यू और दिस इज बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना होता तो मैं लिखता के क्यू बाई आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे भाई, आर इफेक्टिव वही है, आर इफेक्टिव की जगह पे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर इफेक्टिव की जगह पे लिख लो T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2। खत्म। एक बात और, अगर ये पूरा का पूरा आर होता और इसमें जो जो के और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता वो सिर्फ के होता, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यही लिखते हैं के क्यू, के वैसे तुम लोग जो याद करते हो ये याद करते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तुम लोगों ने बोर्ड में याद किया होगा। अब इसको याद करने का तरीका बदल दो। ये आर है, ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, इसमें कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा गया, दैट इज के। आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर रूट के। क्या हो जाएगा, आर रूट के, आर रूट के, क्योंकि आर दूरी में के भरा गया। अब आर इफेक्टिव तुम इस फार्मूले में रख दो, देखो यही वाला आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर की जगह पे लिख दो आर रूट के का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, रूट के का रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। देख रहे हो सेम आंसर आ रहा है। जो तुम रटे थे रटने का तरीका बदल लो, अब ऐसे रटो, आर इफेक्टिव निकालना सीखो और वैसे रटो। इससे क्या होगा कि अगर दो फोर्स भी हैं और कुछ दूरी पर अगर कोई स्लैब घुसा दिया जाएगा तो तुम इसी फार्मूले से कर लोगे। इनफैक्ट जब कैपेसिटर में स्लैब घुसाया जाएगा तो आर इफेक्टिव निकाल के तुम लोग क्या कर दोगे, कर दोगे। अरगड़ी में पॉइंट। रेमसा बेटा समझ में आ रहा है, रेशमा सॉरी, स्पेशल केस समझ में आया, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस भी आपको समझ में आना चाहिए, कभी कभी स्पेशल केस पे सवाल ये लोग ठोक देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं दिस इज अ क्यू चार्ज पार्टिकल और दिस इज माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल। ये एल लेंथ है, बताइए इसके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, और आप बताइए इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट ही कर चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल। जल्दी बताओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर। क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर। अब तुम बताओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर की तरफ
और इसके वजह से भी इधर की तरफ, क्योंकि निगेटिव है, राइट? यस सर नो? जल्दी बोलो। अरे इस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसके वजह से V1 होगा और इसके वजह से V2 होगा। V नेट जो होगा क्या होगा? V1 प्लस V2। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वैसे ही निकाल के जोड़ देंगे, खत्म। हाँ या ना? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। रेशमा, अनु, मोहम्मद, क्रिश, एवरीवन प्लीज टेल मी गाइस, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ही निकालेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? यस बोलो। गाजिया, कौशर, एवरीवन, ठीक है। अरे दो पॉइंट चार्ज हैं, उनके वजह से इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसके वजह से एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और इसके वजह से एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हाँ है ना? क्या ऐसा ही तरीका लगा रहा हूं? हाँ सर तरीका तो सही लगा रहे हो, लेकिन डायरेक्शन गलत लिख रहे हो, है ना? डायरेक्शन की तो बात ही मत करो आप। इसके वजह से जो V1 होगा वो V1 होगा, ओ V1 प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो V1 होगा वो होगा K Q बाई R। V2 जो होगा वो होगा K माइनस क्यू बाई R। V1 और V2 जोड़ दो, V नेट मिल जाएगा। डायरेक्शन की बात ही मत करो आप, डायरेक्टली जोड़ दो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो दैट इज K Q बाई R प्लस K माइनस क्यू बाई R, है ना? इसने इसको मार दिया तो V नेट की जो वैल्यू आ गई दैट इज 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? गाइस टेल मी। यस यस। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? बहुत बढ़िया। सैफन आजिया, भी कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ साइन के साथ के क्यू बाई आर और माइनस के क्यू बाई आर लिखेंगे और फटाफट जोड़ देंगे। कैसे क्या करेंगे बेटा? सैफानाइज जोड़ देंगे। आर यू गेटिंग में पॉइंट? हाँ या ना? अरे बच्चा पार्टी समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो। अनस जी, बुशरा अंसारी, आर यू गेटिंग में पॉइंट? यस यस, इट्स क्वाइट इजी। तो चलो तुम्हारे एक एएमयू के सवाल को करते हैं, तुम्हारे एएमयू में आए हुए एक सवाल को करते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है बेटा, बहुत बेसिक सा सवाल है, तुम्हारे एएमयू में सवाल पूछा गया है और आई होप तुम कर लोगे। समझना बेटा, दिस इज अ क्यू चार्ज पार्टिकल, दिस इज 4Q, दिस इज Q एंड दिस इज 4Q, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज D। इनके बीच कोई एक पॉइंट P है, दिस इज A एंड दिस इज B। ये लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मिनिमम एट पॉइंट P। then find distance of P from A। मतलब यहां से यहां की दूरी निकाल दो, मान लो x है तो तुम्हें x फाइंड करनी है। सवाल कितने लोग को समझ में आया? दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। कैसा है बेटा? दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं। अब इसके किसी पॉइंट P पर एक क्या रखा गया है, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है और इसी पॉइंट P पर मिनिमम पोटेंशियल मिला मेरे को। तो बताइए A से कितने दूरी पर इस पॉइंट P को रखा जाए कि मिनिमम पोटेंशियल मिले? बस खत्म। अब क्या लूले सवाल है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर की तरफ और इसके वजह से भी बाहर की तरफ। सही बात की गलत बात? गलत बात है ना, क्योंकि डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। मान लेते हैं यहां से यहां की दूरी x है, तो यहां से यहां की दूरी ऑब्वियसली d माइनस एक्स मानी जाएगी। मैं v नेट लिखूं, अगर v नेट अगर लिखूं तो v नेट होगा यहां से इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा k q बाई एक्स स्क्वायर। इसके वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो होगा k 4Q अपन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अपन लोग एक काम करते हैं, KQ को कॉमन कर लेते हैं, 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। दिस इज v नेट। अपने को v का फंक्शन मिल गया, अपने को v का फंक्शन मिल गया, हाँ या ना? यस ऑफ कोर्स सर, v का फंक्शन इजीली मिल गया। अब अगर अपने को v का फंक्शन मिल गया तो मैं इसका अगर मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना चाहता हूं,
मैं इसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे या तो मिनिमा मैक्सिमा होता होगा तो ऐसा फंक्शन होगा, मिनिमा होगा तो ऐसा फंक्शन होगा, और इन दोनों पॉइंट्स पर जो इनका dy बाई डी एक्स होगा क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपको मिनिमा पता करना हो या मैक्सिमा पता करना हो तो उस दोनों केस में आपको डिफरेंशिएट करके उसके स्लोप को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जीरो होगा। अब एक बार ये जीरो हो जाए तो जो जिस जिस पॉइंट पे जीरो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहीं मिनिमा होगा और वहीं मैक्सिमा होगा। अब अपने को अगर वो पॉइंट पता चल जाए तो मिनिमा पता करने के लिए हम डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को लेस देन जीरो कर दे। अगर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आता है तो मिनिमा है, और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है तो ये मैक्सिमा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम मिनिमा एंड मैक्सिमा। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस यार यस। तो थोड़ा सा इसको और डिफरेंशिएट कर दीजिए, हम वी नेट लिख देते हैं, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू डी बाई डी एक्स कर लो, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब वन बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू ऊपर चला जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपन एक्स क्यूब, am I राइट? प्लस इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। देखो डी एक्स की पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन। पावर बाहर लाते हैं घटा देते हैं, मैं इसको ऊपर लेके गया, पावर बाहर लाया और एक घटा दिया तो ये तीन हो गया, अब तीन नीचे लेके आ गया, ठीक है। इसको भी जब ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस टू अपान डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स का अपन लोग क्या कर लेते हैं, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया हूँ, दैट्स वाई ऐसा इक्वेशन आया है ये ऐसा इक्वेशन होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, वी वी में क्या होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, बाई मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। तो ये इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा के क्यू वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन अपान डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डी माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो डी का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन। अब मैं इसको जीरो कर देता हूं क्योंकि डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो कर देता हूं, यही भी मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, तो ये तो एम आई ऑडिबल बेटा, बच्चा पार्टी एम आई ऑडिबल टू यू? यस प्लीज टेल मी एम आई ऑडिबल और नॉट? इज इट राइट? क्या आंसर ठीक है बेटा? क्या आंसर ठीक है? बढ़िया, चलिए कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल, इसका इक्वेशन लिख के इसको डिफरेंशिएट कर देना था। डिफरेंशिएट करना कोई बड़ा काम नहीं था, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया तो ये भी माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर के आसपास हो गया, और डिफरेंशिएट करके रूट ले लिया मैंने प्लस माइनस ले लिया, प्लस वैसे माइनस लेने की जरूरत नहीं थी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, के क्यू वहां ले लिया ना बाहर,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4, सॉरी सॉरी, हाँ 4 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, इसको 4 ले लो तो कोई बात नहीं, मैंने इसको 4 कर दिया, मैंने इसको 4 कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया 4। अब रूट ले लो, एक बार रूट ले लो, रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 का रूट हो जाएगा 2 अपान डी माइनस एक्स का होल, रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 4x स्क्वायर। तो एक काम करो, रूट ले लो, तो डी माइनस एक्स इजकल टू 2x, इसको इधर भेज दो, तो डी इजकल टू हो जाएगा 3x, एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी बाई 3 आंसर। तो ये हो जाएगा डी बाई 3 और ये हो जाएगा 2 डी बाई 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज डी बाई 3 और दिस इज 2 डी बाई 3। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? बोलो बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ या ना बोलो। मोहम्मद अनश, हाँ लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर, है ना? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मिस्टेक से मैंने लिख दिया था, उस टाइम पे मैं ध्यान नहीं दिया था उसमें, पर तुम ध्यान दे लेना, वरना तुम मिस्टेक करोगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर में गलत है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। यह एक सेमी सर्कल है, क्या है बेटा? यह एक सेमी सर्कल है, ए बी का मिड पॉइंट सी है, सी क्या है? मिड पॉइंट है, सी क्या है भाई? मिड पॉइंट है, किसका? ए और बी का। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी के बीच की दूरी 12 है, यह एक सेमी सर्कल है। एक क्यू चार्ज पार्टिकल को, एक किसी चार्ज पार्टिकल को, एक किसी चार्ज पार्टिकल को, एक किसी प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को डी से सी तक इस पाथ से लेके आ जाता है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन। सवाल पहले समझ लीजिए, ईएमयू में आया हुआ सवाल है। along द सेमी सर्कल, ये भी लिख लीजिए, along द सेमी सर्कल CRD, ईएमयू का सवाल है, आप कायदे से सोच लीजिए, लास्ट ईयर का सवाल है। ए बी के बीच की दूरी 12 है, सी ए बी के बीच का मिड पॉइंट है, यहां से प्लस क्यू चार्ज को इस सेमी सर्कल के अलोंग, इस सेमी सर्कल के अलोंग पॉइंट सी पे लेके आ जाता है। बताइए कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, करके बताओ। हाँ, फहीम का सवाल है सर डिफरेंशिएशन क्यों किया? अरे मिनिमम पता करने के लिए भाई, किसी भी पॉइंट का एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका मिनिमा या मैक्सिमा, इसका मिनिमा या मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं? मिनिमा और मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं? तो किसी भी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करने के लिए उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसे जीरो करना पड़ता है। अगर डिफरेंशिएशन जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो होगा, उस पॉइंट पर इसके मिनिमा या मैक्सिमा होने की संभावना है, मिनिमा या मैक्सिमा मिलने की संभावना है। अब जिस पॉइंट पर अगर जीरो, वो पॉइंट पता चल गया कि किस पॉइंट पर ये मिनिमा या मैक्सिमा होगा, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, और अगर ये डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा आया तो यहाँ पर मिनिमा होगा, और अगर ये डिफरेंशिएशन जीरो से छोटा आया तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा। ये मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें पता करना है इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यही मिनिमा या मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट अपन लोग यूज करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में डाला हुआ है यार, फहीम शेख, है ना? ये सवाल भी एमयू में आया हुआ है। अभी मैं जो वर्क डन की बात कर रहा था, वर्क डन ही निकालना है, और कैसे निकालना है बेटा? जैसे मैंने बताया तुम्हें वैसे ही निकालना है, जैसे तुम्हें बताया एकदम पूरा फुल टू वही तरीका यूज करना है। तो डी से सी तक लेके आया जा रहा है, तो वर्क डन बराबर क्या होगा? वर्क डन बराबर क्या होगा? क्यू डेल्टा वी। जैसे फोर्स बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ई, क्योंकि हमें पता है डेल्टा वी की जो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है, वर्क डन अपान चार्ज होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फोर्स अपान चार्ज होती है। तो अगर मुझे यहाँ से वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डेल्टा वी, और यहाँ से अगर मेरे को फोर्स निकालना हो तो फोर्स इज इक्वल टू होगा क्यू इंटू ई।
यही फॉर्मूला अपन लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक ठीक है बेटा। डेल्टा वी फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, कितना चार्ज है, किस चार्ज को लेके गए हो, तो सर प्लस क्यू चार्ज को लेके गया हूं। डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या भाई, वी सी है, तो मैं लिख देता हूं क्यू वी एट सी माइनस वी एट डी। आ हा, क्या बात है, माशाल्लाह। इसको भूल जाओ, जब सी निकालोगे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, ए और बी की वजह से। जल्दी से निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा पार्टी। इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो और इस पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के बाद इसको क्या करेंगे अपन लोग, सॉल्व कर लेंगे। जल्दी करो, वर्क डन अपने को निकालना है बेटा, वर्क डन अपने को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक नीट में भी आया हुआ था। नीट यूजी 2007 में आया हुआ है। नीट के फिजिक्स के क्वेश्चन एएमयू में डिट्टो लड़ जाते हैं बहुत बार, और मैथ्स में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव से। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव से सवाल एएमयू बीटेक में बहुत आते हैं। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव से एएमयू बीटेक में सवाल बहुत आते हैं। ओके बच्चा पार्टी। आ गया। एक बच्ची कह रही है वर्क डन इज 0। चलिए करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा सर, इसके वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल। वीसी क्या होगा भाई, वीसी जो होगा वीए प्लस इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा सर, के क्यू बाई। अब चूंकि देखो सेमी सर्कल है और ए मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए बी एल होगा और ए बी एल होगा। सेमी सर्कल दिया इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि ए बी एल है ना। क्योंकि इसका रेडियस एल के बराबर है, तो ये रेडियस का सेंटर पॉइंट है, सेमी सर्कल का सेंटर है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगा बेटा, एल ही होगा, है ना। क्योंकि सर्कल का रेडियस, अब सर्कल का रेडियस तो यहाँ ए वाली रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो बराबर ही होगा। सर सेमी सर्कल देने से अपने को ये फायदा चल गया। अब इसका इसके वजह से होगा के क्यू बाई एल प्लस इसके वजह से क्या होगा के माइनस क्यू बाई एल, तो ये दोनों कट बिट गए। वीसी की वैल्यू क्या आई 0। बहुत बढ़िया, वीडी निकालो। इसके वजह से क्या होगा, तो 1L 2L 3L, ए से इसकी दूरी 3L है, तो मैं लिखूंगा के क्यू बाई 3L। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, तो प्लस के माइनस क्यू बाई, यहां से यहाँ की दूरी L है, के क्यू बाई एल कॉमन कर लो, 1/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा के क्यू बाई एल, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो हो जाएगा -2/3। तो मैं इसको लिखूंगा वीडी की इजिकल वीडी की वैल्यू -2 के क्यू बाई 3। क्या लिखूंगा बेटा, वीडी की वैल्यू माइनस के क्यू 3 बाई माइनस के क्यू बाई 3। अब मेरे को क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क होगा वीडी वीसी माइनस वीडी, तो 0 माइनस -2 के क्यू बाई 3 अपान इंटू क्यू। तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब प्लस क्यू, ये चार्ज कितना था प्लस क्यू, ये वाला। तो मैं इसकी वैल्यू जब करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आएगा 2k³/3 इंटू क्यू। आंसर एमयू का सवाल है, लुल्ला सवाल। अब तुम बोलोगे सर आपने पाथ का क्या यूज किया, तो देखो चाहे मैं यहां से यहां लेके आता, यहां से यहां लेके आता, या सेमी सर्कल से घुमा के लेके आया, पाथ का वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो काम हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो किया गया काम है कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे मैं इस पाथ से लेके आता या मैं डायरेक्ट लेके आता, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आर गेटिंग में पॉइंट और नॉट। बच्चा पार्टी गाजिया विकास जुनेल कितने लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विकास बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विकास जी समझ में आ रहा है।
रमशा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये के क्यू एल एल तो छूट ही गया, है ना। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एल को तो तुम नीचे डाल ही दो। ओके चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े। इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। एल भी लगेगा, यस यस एल भी लगेगा। सर वीसी निकालने में पोटेंशियल ड्यू टू डी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। ये चार्ज मैंने क्या बोला, जब हम देखेंगे तो हम इस चार्ज पार्टिकल को ऐड नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं डी पे कुछ है। हमारा डी पे कुछ है, हम यहां से मान लो शुरू में जब डी नहीं था, शुरू में जब डी नहीं था तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल था। अब डी पे एक चार्ज पार्टिकल रख के यहां से यहां लेके आया गया, तो देखो शुरू में क्या था, जब डी नहीं, जब यहां के चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं तो तुम इसको देखो ही मत ना। बात समझ रहे हो। जब तुमसे बात हुई थी, जब तुमसे बेसिक बात हुई थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपन टेस्ट चार्ज होता है। तो जब टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे तो क्या टेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, क्या तुम उसको शुरू में कैलकुलेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। टेस्ट चार्ज भी एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है, एक चार्ज है तो उसकी वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, इसके पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पोटेंशियल को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट 2 पॉइंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अच्छा ग्राफ कैसा होगा भाई, एक पॉइंट चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं आर पे निकालूं तो ग्राफ कैसा होगा, पॉइंट ए पर ग्राफ कैसा होगा। तो वी ए की वैल्यू होगी सर के क्यू बाई आर, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सर हाइपरबोला वाला ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी लाइक हाइपरबोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर कभी ग्राफ बनाने को आए तो हम तो उसी से पता कर लेंगे कि दिस इज लाइक दैट, कि ग्राफ विल बी लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो अगर कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ पूछे कि आर बढ़ाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो बोलोगे सर डिक्रीज हो रहा है। और किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोला की तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। एक स्क्वायर है जिसके चारों डायगोनल्स पे ऐसे इलेक्ट्रिक, ओहो, एक स्क्वायर है जिसके चारों सिरों पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया है। आप बताइए डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर v कितना होगा, 8 सेंटीमीटर का है। और जो q की वैल्यू है, q की वैल्यू भी दे दी गई है, q इज इक्वल टू 10/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। फाइंड v एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, फाइंड v एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। कॉल आ रहा है क्या। क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो, क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके, क्लास में हूँ, क्लास में। इसके बाद वाला बहुत मोहम्मद, इसके बाद वाला जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे पूरा का पूरा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, एंड दैट इज वेरी इजी। और आराम से 6 से 8 नंबर आपके वहां से बन जाएंगे अगर आप डेली क्लास करोगे मेरी तब। मॉडर्न फिजिक्स जी जान लगा के पढ़ाऊंगा, किसी से कुछ भी
मिस ना हो, इस कोर्सेज में रहूंगा और इसी कोर्सेज में आपकी क्लासेस कराई जाएंगी मॉडर्न फिजिक्स की पूरी की पूरी। ओके, इसको सॉल्व कर लो फटाक से। अच्छा, एक और सवाल इसी में नीट का है, नीट का है, और ये सवाल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, मैं एक बार लिख देता हूं। अगर इसे कर लोगे तो इसे भी कर लोगे। सिमिलर क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट यूजी 2011, और एक क्वेश्चन इन लोगों ने इस टाइप का रिपीट भी किया हुआ है। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ये 12 है, ठीक है। ओके, अपने को इसके मिड पॉइंट पे, ए स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट पॉइंट ए पर फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को फाइंड करना है। अलहमद डेली क्लास चलेगी, डेली बेटा 10 से 11 संदीप भैया की क्लास डेली चलेगी। बाकी टीचर की क्लास करते रहिए, संदीप भैया की क्लास बिल्कुल कभी मत छोड़िए, ठीक है। हाँ रमशा, पूछो क्या डाउट है तुम्हारा बेटा। रमशा, हाँ बोलो क्या कह रही हो। बोलो रमशा। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन चारों पॉइंट की वजह से निकालना है, तो मैं सबके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के जोड़ देता हूं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये अपने को पता है 8 है, अपने को ये पता है 8 है, लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि ये क्या है। अपने को ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा भाई। ये निकालने के लिए अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। यह एक क्या हो गया भाई, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल का दिस इज 8, दिस इज 8, तो ये इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा 8√2। अब चूंकि ये डायगोनल जो स्क्वायर है उसके डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं, तो ये पूरा का पूरा डायगोनल 8√2 है, तो आधा डायगोनल कितना हो जाएगा, 8√2 का आधा, तो डेट इज 4√2। आर गेटिंग माय पॉइंट। इसके वजह से मान लेते हैं V1 है, इसकी वजह से V2 है, इसकी वजह से V3 है, इसकी वजह से V4 है। V1 V2 V3 V4 सब बराबर होंगे, तो V नेट की जो वैल्यू होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर होगा, तो दैट इज 4V के बराबर होगा। 4 V के जगह पे लिख लेता हूँ KQ बाई आर स्क्वायर, क्योंकि मान लेता हूँ सब V हैं, बराबर है तो सब V हैं, तो V के जगह पे लिखूंगा KQ बाई आर। आर की वैल्यू क्या है भाई, 4√2। K की वैल्यू क्या होगी, 4 गुणे, के की वैल्यू हो गई 9 गुणे 10 की घात 9। ये देखो क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू लिख दो यार, क्यू की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 3 थी ना। क्यू की वैल्यू इसमें कितना दिया गया भाई, क्यू की वैल्यू क्या दिया गया है, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया था, मैं क्यू की वैल्यू कुछ तो दिया था, मुझे याद आ रहा है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्यू इन दिस क्वेश्चन। क्यू क्यू वाज 10/3 इंटू 10⁻9, तो क्यू की वैल्यू 10/3 इंटू 10⁻9 अपान में आर, आर की जगह पे 4√2 लिख दिया। 4 ने 4 को मार दिया, 3 तरीके 9, तो ये हो जाएगा, 9 ने 9 को मार दिया, दैट इज 30/√2 आंसर। ओके, अरे रे एक चीज गड़बड़ हो गई भाई, एक चीज गड़बड़ हो गई। ये 4√2 है, ये क्या है भाई, 4√2 किस में है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलो। 4√2 सेंटीमीटर को लिख दो 10⁻², तो यहाँ पे -2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, मतलब 3 गुणे 10⁻³ अपान √2 आंसर। कितने लोग को समझ में आ गया, बोली बच्चा पार्टी, कितने लोग को समझ में आ गया। सर साइड में सीएम, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस ठीक है, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। बुशरा, बुशरा एंड एवरीवन, मैंने सही तो करा है, कैलकुलेशन देख लेना मेरी बहुत खराब है। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक होती तो मैं मैथ्स का टीचर होता, फिजिक्स का दूसरा। चलो बताओ, मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है, अरे बोलो ना, बोलो।
यस यस, अरे ये सेंटीमीटर था ना, उसको मीटर में बदलना जरूरी है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। ए क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट वाला सवाल करके आना है ना। इसमें क्या है, यहां से यहां की दूरी पता है, यहां से यहां की दूरी पता है, यहां से यहां की दूरी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी है, ये दूरी 12 है, ये दूरी कितनी है L, तो ये बताने निकाल लेना। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ए L है, ये 12 है, तो ए भी निकाल देना। ये हो जाएगा आई थिंक 5L² हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 5L² हो जाएगा। तो इसको अब L अलग हो गया, L से कैलकुलेट कर लें, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, खत्म बवाल, टेंशन मत लो, है ना, फिकर नॉट। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट एग्जाम्पल है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में करना है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे लग रहा हो कि नहीं सर आप बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हो, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरे को बता दो भाई, मैं अभी उसका इंतजाम कर दूंगा 2 मिनट में। जल्दी बताओ, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो, और समझ में आ रहा है तो वेल डन, जल्दी बताओ। अगर कोई भी ऐसा प्राणी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लग रहा है नहीं सर संदीप भैया आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर एक पॉइंट पे x बराबर 1 पर एक क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है, x बराबर 2 पर भी एक क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है, x बराबर 4 पे भी एक क्यू चार्ज पार्टिकल रखा है, x बराबर 4 पे भी एक क्यू चार्ज पार्टिकल रखा है, एम सॉन इनफाइनाइट तक हर एक पॉइंट पर, जो पॉइंट चल रहा है उस पॉइंट पर क्या रखा गया है, क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है। क्या रखा गया है, क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखो ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, x बराबर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद दुगना हो गया 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसे हर पॉइंट पे x बराबर 8 पे, x बराबर 16 पे, x बराबर 32 पे, x बराबर 64 पे, x बराबर 128 पे, x बराबर 256 पे, हर एक पॉइंट पे क्या रखा गया है, एक क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है। क्या रखा गया बेटा, एक क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है। और नाउ यू हैव टू फाइंड कि भैया x बराबर 0 पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। अब जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा। हर एक पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा। कितना, के क्यू बाई आर, कितना क्रिएट कर रहा होगा भाई, के क्यू बाई आर। तो ए पॉइंट भी इस पर के क्यू बाई आर, ए भी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, सबका क्यू सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, आर सबका चेंज होता जा रहा है। तो हमें नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हर एक की वजह से, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े चार्ज की वजह से क्या निकालना पड़ेगा, के क्यू बाई आर निकाल के जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके वजह से मैं वी नेट लिख देता हूं, वी नेट इज इक्वल टू होगा V1, हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के जोड़ दीजिए, है ना। इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई 1 प्लस इसकी वजह से होगा के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू बाई 4 प्लस के क्यू बाई 8 प्लस के क्यू बाई 16 डैश 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 डैश, यही तो होगा। के क्यू बाई एक्स बराबर 1 है, के क्यू बाई एक्स बराबर 2 है, के क्यू बाई यहाँ से आगे दूरी एक्स बराबर 3 है। तो मैं के क्यू कॉमन कर लेता हूँ बेटा, के क्यू कॉमन कर लेता हूँ, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसको जोड़ना है, यह एक सीरीज बन रही है और ये सीरीज तुम्हें दिख रही होगी जीपी। क्यों, एक में आधा से भाग दे दो, एक में आधा से भाग दे दो, आधा हो गया, आधा में आधा से भाग दे दो, एक बट उसका 1/4 हो गया, है ना, क्योंकि एक में गुणा हो रहा है 1/2 से, तो 1/2 आ रहा है, 1/2 में गुणा हो रहा है 1/2 से, तो 1/4 आ रहा है। मतलब ये जीपी है, ये क्या है भाई, जीपी है। अब अगर ये जीपी है, इन हर एक में कॉमन रेशियो क्या है, देखो जीपी यही होता है, ए में गुणा कर दो आर से, ए आर, इसमें आर से गुणा कर दो ए आर स्क्वायर, इसमें आर से गुणा कर दो ए आर क्यू, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये सब क्या है, जीपी तो है।
तो ये कैसी जीपी है भाई, ये इनफाइनाइट जीपी है। क्या है बेटा, ये इनफाइनाइट जीपी है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, तो R2/R1, मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो दूसरा टर्म 1/2 है, इसमें 1 से भाग दे तो 1/2 आएगा। तो इसके वजह से जो इसका R आएगा कितना आएगा बेटा, 1/2 आएगा। कॉमन रेशियो जो आएगा, कॉमन रेशियो जो आएगा 1/2 आएगा। अब इसका जो सम होगा, अब इनफाइनाइट जीपी का जो जो सम होता है वो होता है A/1 - R होता है। क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का सम, क्या होता है, सम जो होता है इनफाइनाइट जीबी का A/1 - R होता है, देख लेना। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। के क्यू, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, अपान 1 - R क्या है, आधा है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो के क्यू अपान आधा में से आधा गया, एक में से आधा गया आधा, तो दैट इज 2 K वोल्ट। आंसर। कितने लोग कर रहे हैं लुल्ल सवाल, कितने लोग कह रहे हैं लुल्ल सवाल, बोलो। अच्छा, ऐसा सवाल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कराया था। ऐसा सवाल मैंने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम भी तुम लोगों से कराया था, और उस टाइम पे भी तुम लोगों ने गलत आंसर, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया था, गलत आंसर दिया था। खैर आज यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी, कल हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ने वाले हैं हम, कल बाकी चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक चक्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है सब पढ़ेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज़ अपना कि कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स की वजह से। अच्छा एक सवाल और यार, एक सवाल और पूछ लेने दो। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है नीट का, ये भी नीट में आया हुआ है, और आपके बीएससी वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। ये आपका सेंटर, ये है बेटा आपका सेंटर, ठीक है। आपको बोलना, आपको ए आपका सेंटर है, क्या है बेटा, दिस इज योर सेंटर। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, एल लेंथ का स्क्वायर है। पोटेंशियल एट सेंटर इज जीरो, पोटेंशियल एट सेंटर इज जीरो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन माइनस क्यू टू क्यू टू, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, क्यू इज, भाई गधेड़ो सारे लोग इसको कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, क्यू इज इक्वल टू क्यू। ऑप्शन नंबर डी, क्यू इज इक्वल टू 1/Q। ग्रुप में इसको भेज देना आंसर, कौन सा तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। इस क्वेश्चन को कर लेना, होमवर्क में डाल लो, सारे लोग देख लें, लिख लें, सारे लोग लिख लें। एक सवाल और जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, देन पोटेंशियल इज, देन पोटेंशियल क्या होगा, एक कंडक्टर है मान लेते हैं, इस पे कुछ चार्ज दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, चार्ज दिया गया है। तो आपको पोटेंशियल बताना है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर,
ये कोई भी हो सकता है, मैं एक कंडक्टर आपको बनाया हूँ, बना के दिखाया हूँ, किसी टाइप का कंडक्टर हो। रिमेन सेम एट कंडक्टर, डी ऑप्शन जो होगा, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन, सोचने वाली बात है। बताइए क्या होगा। अगर किसी भी मान लेते हैं, अगर ये रिंग भी होता, 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 या कोई भी कंडक्टर होता, कोई भी कंडक्टर होता, तो उसके केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता। तो हमें पता है जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज अपने को रीअरेंज कर देता है और पूरा का पूरा कंडक्टर कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, इक्वी पोटेंशियल हो जाता है। कैसा हो जाता है, इक्वी पोटेंशियल हो जाता है। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गोले इलेक्ट्रिक फील्ड किसी, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गोले के अंदर क्या है, जीरो है। मान लो अगर ये गोला होता तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती बेटा, जीरो होती। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस जीरो है। क्योंकि जब भी डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो इस केस में अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि क्योंकि पूरा का पूरा जो सरफेस है, पूरा का पूरा जो सरफेस है, पूरा का पूरा जो सरफेस है वो कैसा है, इक्वी पोटेंशियल है। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज अपने को रीअरेंज करके पूरे के पूरे मेटल के सरफेस को क्या बना देता है, इक्वी पोटेंशियल बना देता है। अगर इक्वी पोटेंशियल बना देता है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल हर एक कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के हर एक पार्ट में क्या होगा, हर एक पार्ट में कंडक्टर के क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। सेम पोटेंशियल हो गया, क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। और इसी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी भी प्रकार के मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है, क्रॉस नहीं कर पाती है। मतलब अब इसको अंदर, इसके अंदर नहीं छेद कर पाएगी। ये मान लो एक गोला है, एक गोला है, तो एक गोले का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जैसे यहाँ पे आएगी ना तो यहाँ विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, फिर वो यहाँ से निकलेगी और वो भी परपेंडिकुलरली इंटर मारेगी। मतलब किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी घुस ही नहीं सकती है। और इसी को हम बोलते हैं सेल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सेल्डिंग इफेक्ट। मतलब मान लो बिजली अगर गिर रही हो और तुम एक कार में बैठे हो, जो मेटल का कार है, टिन का कार है, तो तुम्हें इसके इसमें क्या करना चाहिए, उसी में बैठे रहना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी उसके अंदर नहीं आएंगी, वो बाहर से अगर गिरेगी भी ना तो सरफेस पे आएगी, पैरेलली परपेंडिकुलरली सरफेस पे आएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी और दूसरे सरफेस से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं सेल्डिंग इफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि कभी भी क्या करती हैं, किसी भी मेटल को या किसी भी मेटेलिक सरफेस को क्या नहीं करती हैं, मतलब क्रॉस नहीं करती हैं, उसमें परपेंडिकुलरली इंटर करती हैं और परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। समझ रहे हो। गोले के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पूरा का पूरा गोला सेम पोटेंशियल पे होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी। सोचो ना। चलो अयान खान, बोलो भाई अयान, मोहम्मद अयान, अयान खान बताओ क्या समस्या आ गई। हेलो। हाँ बोलो बोलो। कोई चांस नहीं है फरहान सिलेबस हाँ डिलीट होने सर। का। बोलो बेटा। हेलो हाँ बच्चा पार्टी बोलो। सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप का है सर, मैं ऐड नहीं हूँ उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ही नहीं था यार, व्हाट्सएप ग्रुप की और जरूरत ही सर नहीं है। तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में अपना काम फटाफट निपटाओगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे हैं। सर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे लेक्चर देख लिया हूँ, ये वाला भी लास्ट से देख लिया हूँ। आगे क्या करना है बता दीजिए। अब आगे कंटिन्यू करना है मेरे साथ, बाकी लोगों के बैकलॉग्स क्लियर करके उनके साथ अच्छा। फटाफट कंटिन्यू करो। अच्छा सर। ठीक है यान। ओके ओके सर। ओके ओके। अरीब अशरफ, अरीब तुम बड़ा देर से वो किए हो, हैंड राइज किए हो, बताओ भाई अरीब, बोलो अरीब। अरे माइक ऑन करके बोलो बेटा। मिस्टर अरीब अशरफ, अरीब जी, हरिओम क्लास में हो। अच्छा तुम लोग को कैसा लग रहा है पढ़ा रहा हूं तो,
क्लियर समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आई नो टाइम कम है, लेकिन फिर भी स्किप कुछ भी नहीं करूंगा। जहां से सवाल बनने की संभावना है या जहां से आज तक सवाल बना है, सारा का सारा सवाल तुमसे लगेगा अगर तुम मेरे लेक्चर को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो तो। बताओ भाई, बोलो बोलो। यस साजिद बताओ। चलो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, अभी एक्सपोर्ट कर देता हूं इलेक्ट्रोस्टैट। बोलो भाई। हाँ भाई क्या हो गया साजिद? सर वो जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो प्लान दिया है उसके हिसाब से टेस्ट होते नहीं। अरे नहीं, कल वाले में गड़बड़ हो गया था, बाकी सब में होता है। कल वाले में मैंने टेस्ट तो सारे बना के दे दिए हैं अपलोड करने वाले व्यक्ति को। उसने 14 तारीख के जगह पे 14 अप्रैल के टेस्ट की जगह पे उसने 14 मई का फिजिक्स अप्रैल वो कर दिया था, क्योंकि मैंने फिजिक्स का सारा दे दिया हूँ। बाकी टीचर अपना उस टाइम पे देते हैं, तो उसमें गड़बड़ ये हो गया कि 14 लिखा था मैंने दोनों में। एक तो 14 अप्रैल है, एक 14 मई है। देखना 14 मई पे सेंटर मास आनी थी, एक बार शेड्यूल देखना। सेंटर ऑफ मास आनी थी 14 मई को। मैंने बोला 14th वाला टेस्ट अपलोड कर देना, उसने 14th वाला टेस्ट अपलोड कर दिया है, और गडेरा उसके बाद मेरे को भेजा भी नहीं कि सर आप वेरीफाई कर लो, उसमें गड़बड़ हो गई। समझ रहे हो? तो हमने तो टेस्ट पूरा अपलोड कर दिया, देखना वो पिछले मतलब मई वाले 14th का है। बाकी मैंने टेस्ट तो पूरा पहले ही बना दिया था फिजिक्स का, पूरा का पूरा एक एक। ये कहाँ चला गया जी? और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। किसी को डाउट है? आई थिंक ये लेक्चर 5 था भाई। जिसको जो डाउट है पूछ लिया करो, है ना? बिल्कुल शर्माया मत करो। कल इसका हम लेक्चर 6 करेंगे, है ना? ये मिल क्यों नहीं रहा है? लो चलो, अभी अपलोड हो जाएगा 5 मिनट में, क्लास के बाद ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अतायर, रशूल एंड एवरीवन,